सो फाइनली दोस्तों टेली प्राइम 3.0 इज गोइंग टू बी रिलीज सुन एंड एज ए टेली यूज़र हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार टेली में कोई ऐसा फीचर्स मिल जाए जिसे देख करके दिल खुश हो जाए। और यकीन मानिए दोस्तों टेली सॉल्यूशन ने इस बार तो कमाल कर दिया है और हमारी एक्सपेक्टेशन पर 100% खरा उतरी है। एक नहीं कई ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे देख करके हमारा दिल एक बार नहीं बार बार खुश होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे फीचर्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा एंड आई विल ट्राई टू टेक योर मिनिमम टाइम एंड गिव यू मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लेना ताकि इसी तरह के और वीडियो आप देख सकें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524 और हमने टेलीग्राम कम्युनिटी भी बना ली है क्विक अपडेट के लिए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार आप हमारी वेबसाइट www.entertheclass.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स जंप टू द कंप्यूटर। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेली प्राइम को ओपन कर लिया है और दोनों ही वर्जन ओपन किए हैं। टेली प्राइम 3.0 जो कि हमने कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया है और टेली प्राइम 2.1 भी यहाँ पर हमने ओपन कर लिया ताकि हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकें कि किस में कहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं और आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबली समझ में आ सके। दूसरी बात, हम बेसिक चेंजेस बेसिक फीचर्स से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी यूज़फुल फीचर्स आए हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो यही कहूँगा अगर आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट विथ डेटा फोल्डर नेम। तो हमारा जो टेली प्राइम का ओल्डर वर्जन है यानी 2.1 या उससे पहले का, तो उसमें जो हमारा टेली का डेटा होता है उसका फोल्डर जो है वो 5 डिजिट का होता है, तो ही टेली जो है वो डेटा रीड कर पाती है। जैसे 10,001, 10,002, 10,003। तो ये ओल्डर वर्जन और न्यूअर वर्जन में 6 डिजिट का डेटा फोल्डर होगा तो ही टेली प्राइम 3.0 इसको रीड कर पाएगी। तो पहला चेंजेस आया है इसमें डेटा फोल्डर में, यानी ओल्डर वर्जन में 5 डिजिट का फोल्डर नेम होना चाहिए था और न्यूअर वर्जन में 6 डिजिट का डेटा फोल्डर नेम होगा। नंबर 2, GSTR3B रिपोर्ट। तो यहाँ पर GSTR3B रिपोर्ट और GSTR1 रिपोर्ट में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो क्या है, अगर हम टेली प्राइम 2.1 में GST रिपोर्ट खोलते हैं, जैसे GSTR3B में ओपन करता हूँ और यहाँ पर जैसे मार्च का जो GSTR3B है वो ओपन यहाँ पर किया हुआ है और टेली प्राइम 3.0 में भी मैं GSTR3B ओपन कर लेता हूँ और ये भी मार्च का हमारा GSTR3B है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वो चेंजेस ये है कि जो आपने माल बेचा है या ख़रीदा है उसमें से रजिस्टर्ड डीलर को आपने कितने रुपये का माल बेचा है और कंज्यूमर को कितने रुपये का माल बेचा है, वो यहाँ पर 2 अलग अलग कॉलम शो करेंगे। यानी आपने इस पर्टिकुलर मंथ में B2B सेल कितनी की है और B2C सेल कितनी की है, वो दोनों ही यहाँ पर अलग अलग शो करेंगे। और पहले वाले वर्जन में यानी 2.1 में यहाँ पर जो भी हमारी टोटल सेल थी इसमें B2B और B2C दोनों ही इंक्लूड हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये अलग अलग शो हुआ। इसका बेनिफिट ये होगा, मान लीजिए कि अगर आज मैं ये रिटर्न एक्सपोर्ट करके CA को भेज देता हूँ रिटर्न लगाने के लिए और रिटर्न लगाने के बाद में मैं कोई बिल ऐड करता हूँ यानी B2B में या फिर B2C में, तो जब भी मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली दोनों अलग अलग चेक कर पाऊँगा कि B2B में चेंजेस हुआ है या फिर B2C में चेंजेस हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्शन ले सकता हूँ। तो ये भी एक गुड चेंजेस है। नंबर 3 है फ्लैश GST रिपोर्ट। अब ये क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो हमारा टेली प्राइम 2.1 जो है उसको ओपन किया हुआ है, मुझे GSTR3B मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और मैं पूरे साल का GSTR3B देखना चाहता हूँ, जैसे 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इट विल टेक सम टाइम, यानी डेटा रीड करने में ये यहाँ पर टाइम लेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो लोड नहीं हुआ है और यहाँ पर काफ़ी टाइम लेता है और ये डिपेंड करता है हमारे नंबर्स ऑफ वाउचर्स पे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर थोड़ा सा इसने टाइम लिया, लेकिन टेली प्राइम 3.0 में ये समस्या आपको नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज के अगर मैं यहाँ पर Alt F2 प्रेस करता हूँ और 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 प्रेस करके जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पर विदिन 2 और 3 सेकेंड हमारा जो
पूरे साल का 3B है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा, यानी ज़्यादा लोडिंग टाइम यहाँ पर नहीं लेगा। चाहे आपका जो नंबर्स ऑफ वाउचर चाहे कितने भी हैं 3B में, आपका तुरंत ही 3B ओपन हो जाएगा। नंबर 4 है वाउचर नंबरिंग। अब वाउचर नंबरिंग क्या है? लेट्स सपोज कि अभी हम टेलीप्राइम 2.1 में हैं और हम यहाँ पर सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेल्स रजिस्टर ओपन कर लिया। तो अभी हमारे लास्ट के कुछ जो हमारे ये नंबर्स हैं आप देख सकते हैं 1550, 1551, 1552। तो टेलीप्राइम 2.1 या उसके ओल्डर वर्जन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अगर 1550 नंबर बिल को डिलीट कर देता हूँ तो 1551 नंबर वाला बिल जो है वो 1550 हो जाता है और 1552 नंबर वाला बिल 1551 हो जाता है। यानी जो भी बिल हम डिलीट करेंगे उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं, बिल नंबर, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हमने वाउचर नंबर ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है तो लेट सपोज कि मैं ये वाला 1550 नंबर वाला बिल जो है वो उसको डिलीट करता हूँ और जैसे डिलीट करूँगा तो 51 वाला 50 हो जाएगा और 52 वाला 51 हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऑल्ट डी प्लेस करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1551 था वो 50 हो गया और जो 1552 था वो 1551 हो गया। तो ये बाई मिस्टेक अगर हम कोई वाउचर गलती से डिलीट कर देते हैं तो पूरी वाउचर सीरीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टेलीप्राइम 3.0 में भी इसका सॉल्यूशन है और वो क्या है कि जैसे ही आप डेटा माइग्रेट कर लेंगे तो ये सिस्टम आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। वो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे ऑल्टर में और फिर हम जाएंगे यहाँ पर वाउचर टाइप में और यहाँ पर हमारा जो वाउचर है जैसे सेल्स का वाउचर है उसको हम ओपन करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ वाउचर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, यानी अगर आप कोई वाउचर इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे तो आपका जो ओरिजिनल वाउचर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बना रहेगा। वो कैसे, चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसमें वापस आ जाता हूँ और सेल्स वाउचर को ओपन करता हूँ। जैसा कि अभी हमने उसमें 1550 नंबर बिल जो है वो डिलीट किया था, यहाँ पर भी हम इसको डिलीट करते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसे ही हमने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं जो पुराने जो इसके बाद वाले वाउचर नंबर हैं वो डिस्टर्ब नहीं हुए और यहाँ पर 1551 और 1552 ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा चेंजेस है। अगर गलती से हम कोई वाउचर डिलीट कर देते हैं तो पूरी वाउचर सीरीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन टेलीप्राइम 3.0 में इसका सॉल्यूशन आ गया है। नंबर 5, पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप। अब इसमें क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारी एक पार्टी है मोबाइल हब नाम से और इसको हम रेगुलरली माल बेचते हैं। अब इस पार्टी के साथ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुई कि मान लीजिए कि अप्रैल में, मई में और जून में हमने इसको माल बेचा हुआ है, लेकिन ये पार्टी जून तक यानी 30 जून तक अनरजिस्टर्ड थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो इसका लेज़र बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है अनरजिस्टर्ड के अंदर, यानी ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, इसके जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन इसने 1 जुलाई 2022 को जीएसटी नंबर ले लिए, यानी अब ये रेगुलर में आ गया और अब इसको इनपुट मिलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें टेलीप्राइम 2.1 में, यानी यहाँ पर टेलीप्राइम 2.1 में आप देख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसमें मोबाइल हब में आकर के और ये जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है और इसको मैं यहाँ पर आकर के रेगुलर कर दूँ और इसके जो भी जीएसटी नंबर हैं XYZ वो मैंने यहाँ पर डाल दिए और इसको मैं सेव कर दूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पुराने वाले बिल जो हैं पहले ये अनरजिस्टर्ड था तो ये बिल B2C थे और जैसे हमने इसके बिल जीएसटी नंबर डाले तो ये बिल B2B में चले गए। यानी ये रजिस्टर तो जुलाई में हुआ है, यानी जून के बाद में, तो उससे पहले के बिल जो है वो B2C में ही शो करने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन भी टेलीप्राइम 3.0 में आ गया है और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने टेलीप्राइम 3.0 को ओपन कर लिया है और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, आपको क्या करना है, लेट्स सपोज कि ये पार्टी 1 जुलाई को रजिस्टर्ड में हो गई थी, उससे पहले ये अनरजिस्टर्ड में थी। तो हमें क्या करना है, इस पार्टी का जो लेज़र है उसको ओपन करना है, इस पार्टी के लेज़र को हम एडिट करेंगे यानी मोबाइल हब को, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये ऑप्शन है मोर डिटेल का, इस पर क्लिक करेंगे। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद में हम शो मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टी डिटेल के अंदर, यहाँ पर स्टोरी रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल हिस्ट्री, यानी इसकी हमें हिस्ट्री सेट करनी है। और हिस्ट्री क्या रहेगी, इस पर हम वैल्यू एग्जिस्ट पे आकर के एंटर करेंगे। ये पार्टी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के अभी तक अनरजिस्टर्ड थी, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये 1 जुलाई 2022 को एंटर करेंगे, ये रेगुलर में रजिस्टर्ड हो गई, यानी इसकी हम हिस्ट्री सेट कर देंगे कि ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक अनरजिस्टर्ड थी
और उसके बाद में रेगुलर हो गई, तो यहाँ पर हम 1 जुलाई 2022 में आकर के और इसके जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे और स्टेट जो भी है इसका वो स्टेट लेकर के हम इसको सेव कर देंगे। जिसका सिंपली मतलब ये हो जाएगा कि जब भी, जैसे इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब भी हम 1 जुलाई के बाद में कोई भी इसका बिल एंटर करेंगे तो वो B2B में शो करेगा, क्योंकि अब वो रजिस्टर्ड हो चुका है, और 1 जुलाई से पहले जो भी इसके बिल हैं वो B2C में शो करेंगे, क्योंकि वो पहले अनरजिस्टर्ड में था। तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन हमें मिल गया है। नंबर 6, कंपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब ये क्या है, ये भी हमारा जैसा अभी हमने प्रीवियस जो फीचर्स बताया है या जो चेंजेस बताया वैसा ही है। कभी कभी क्या होता है कि जिस कंपनी का हम काम कर रहे हैं वो कंपोजिशन में होती है और कंपोजिशन के बाद में वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, या रेगुलर में होती है और वो कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में भी हमें थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ती है। वो क्या, लेट्स सपोज कि ये कंपनी है, इसका मैं काम करता हूँ, ये पहले कंपोजिशन में थी और अब रेगुलर में कन्वर्ट हो गई, या पहले रेगुलर में थी अब कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपनी को ओपन करने के बाद F11 फीचर्स में जाएंगे और इसकी जो GST डिटेल है इसमें आकर के इसको हम करेंगे यस। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये पार्टी अभी रेगुलर है, ठीक है, और ये पार्टी 1 फरवरी 2023 के बाद में कंपोजिशन में आ चुकी है, इससे पहले ये रेगुलर में थी। तो अगर मैं यहाँ पर कंपोजिशन करता हूँ, जैसे मैं कंपोजिशन कर दूंगा तो इससे पहले कि मेरी जो भी एंट्री की हुई है वो सारी की सारी अफेक्टेड हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन यही है कि हमें फिर मोर डिटेल्स के अंदर जाना है, शो मोर के अंदर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये ऑप्शन है GST रजिस्ट्रेशन डिटेल हिस्ट्री, इस पर आकर के हमें एंटर करना है। अब फिर यहीं पर वो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021 से ये रेगुलर में थी और मान लीजिए कि 1 फरवरी 2023 को यहाँ पर हम एक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो स्टेट है वो राजस्थान आ जाएगा। इसके बाद में ये कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर हम इसको नो ही रखेंगे और ये हमारा जो है वो क्वार्टरली ही रहेगा और यहाँ पर हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसका सिंपली मतलब ये हो जाएगा कि ये पार्टी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक रेगुलर में थी, उसके बाद में ये कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गई। और अब 1 फरवरी के बाद में जो भी हम एंट्री करेंगे वो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगी और उससे पहले हम जो भी एंट्री करेंगे वो रेगुलर के अकॉर्डिंग ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। नंबर 7, GST रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अब ये क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमली रिटर्न नहीं लगाते हैं, लेट्स सपोज अप्रैल, मई और जून निकल गया लेकिन मैंने 3 महीने के रिटर्न नहीं लगाए, तो अभी गवर्नमेंट के काफ़ी सख्त रूल हैं। जैसे ही आप 3 महीने के रिटर्न ड्यू कर देते हैं तो आपका जो GST स्टेटस है वो इनएक्टिव हो जाता है या कैंसल हो जाता है। तो उसको भी आप टेली में अब आप ट्रैक कर सकते हो। वो कैसे, आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी उसको ओपन करना है, F11 में जाना है और फिर वही आपको GST फीचर जो है इस पर जाकर के यस करना है। फिर यहाँ पर दोबारा से आपको मोर डिटेल्स में जाना है और फिर शो मोर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस पे आपको एंटर करना है। लेट्स सपोज के अभी अप्रैल 2022, मई और जून 2022 का रिटर्न मैंने नहीं लगाया और 12 जुलाई 2022 को मेरा GST स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो गया या फिर कैंसिल हो गया रिटर्न नहीं लगाने की वजह से, तो हम उसको भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, फिर यहाँ पर हम बताएंगे कि 12 जुलाई 2022 को जो हमारा स्टेटस है GST का वो इनएक्टिव हो गया और यहाँ पर हम जो हमारा बाकी का जो है वो एज इट इज सेलेक्ट कर लेंगे, जो स्टेट है वो सब, ठीक है। तो 12 जुलाई 2022 को यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो इनएक्टिव हो गया। अब इसका मतलब ये होगा कि 12 जुलाई के बाद में जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमें मालूम रहेगा कि इस टाइम पीरियड में हमारा जो GST स्टेटस है वो इनएक्टिव था या फिर कैंसिल हो गया था। अब मान लीजिए कि हमने 6 दिन, 7 दिन या 10 दिन के अंदर सारे मतलब जो भी बिल बना करके 3 महीने के हमने रिटर्न लगा दिए और रिटर्न लगाने के बाद में GST में अप्लाई कर दिया कि भाई हमारा जो GST है वो वापस एक्टिवेट किया जाए। तो 22 जुलाई 2022 को हमारा GST रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिवेट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 22 जुलाई 2022 डाल करके एंटर करेंगे और दोबारा हम यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे राजस्थान, यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज हम सेट कर देंगे। तो इसका सिंपली मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन की पूरी हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री की आ गई कि भाई हमारा 12 जुलाई 2022 का जो GST रजिस्ट्रेशन है वो इनएक्टिवेट हो गया था, GST रिटर्न हमने नहीं लगाए थे इस वजह से। फिर GST रिटर्न लगाने के बाद में हमने 22 जुलाई 2022 को वापस GST रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट करवा लिया। नंबर 8, आइटम क्रिएशन। ये जो फीचर्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है
क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें टेली प्राइम 2.1 की, अगर इसमें हमें कोई आइटम क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। और लेट सपोज अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। और टेली प्राइम 3.0 में आकर के हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम पर आकर के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है और ये बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल बदलाव किया गया है। वो किससे, चलिए बताता हूँ। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक आइटम बनाता हूँ और आइटम का नाम रखता हूँ सैमसंग S23। ये मेरा आइटम का नाम आ गया। फिर मैं यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करूँगा। ग्रुप क्या क्रिएट करूँगा, सैमसंग S23 एक मोबाइल है तो मोबाइल फ़ोन नाम से मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगा। Alt+C प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैंने ग्रुप का नाम लिख दिया, मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर 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 एंड एंटर। नाउ चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो एक कैटेगरी है। अब मोबाइल फ़ोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, वीवो का हो, रियलमी का हो या फिर ओप्पो का हो, उसके जो HSN कोड होंगे वो सेम होंगे, उस पर जो GST रेट लगेगी वो सेम लगेगी। यानी मोबाइल फ़ोन के अंदर चाहे कोई भी कंपनी कोई भी मॉडल आए उसके HSN कोड सेम होंगे और उसके GST टैक्स रेट भी सेम होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन ग्रुप जो है उसमें HSN कोड बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकता हूँ। वो कैसे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है HSN SSC डिटेल, इस पर आकर के आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इस पर मैं करूँगा एंटर और यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन के HSN कोड होते हैं वो है 85171290। ये मोबाइल फ़ोन के HSN कोड हैं। एंटर करूँगा और एंटर करूँगा। फिर ये जो GST रेट है इसको भी मैं यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे क्लिक करूँगा, इसको कर दूँगा टैक्सेबल, और मोबाइल फ़ोन पे जो GST लगती है वो लगती है 18%। तो यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा सेव। अब जैसे ही मैंने सेव किया इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पर इसके HSN कोड और इसकी जो GST टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिकली आ गई। और इसको मैं यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो सेलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा सेव। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, दूसरा आइटम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं वापस सैमसंग S23 दूसरा एक आइटम क्रिएट करता हूँ, एंटर करूँगा। यहाँ पर मान लीजिए सैमसंग S22 बना लेता हूँ, ठीक है, एंटर। अब ग्रुप जो मैंने पिछली बार बनाया था मोबाइल फ़ोन, अगर मैं इसको जैसे ही डाल करके एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके HSN कोड और GST रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो ग्रुप है, जैसे ही जब मैंने ये ग्रुप बनाया था तो मैंने इसके HSN कोड बाय डिफ़ॉल्ट और GST रेट बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी थी। इसलिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ये ग्रुप सेट लिया तो यहाँ पर HSN कोड और GST रेट ऑटोमेटिकली आ गई। और जब भी मैं मोबाइल फ़ोन ग्रुप किसी के लिए भी लूँगा तो उसका HSN कोड और GST रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मुझे डालनी नहीं पड़ेगी। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि इसके HSN कोड अलग हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर HSN SSC डिटेल में आने हैं और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर क्लिक कर देना है और जो भी आप मैनुअली HSN कोड डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आकर के स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर क्लिक करके जो भी आप GST रेट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और नहीं, आपको लगता है कि नहीं इसके जो मोबाइल फ़ोन के GST HSN कोड हैं और GST रेट है सेम है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके HSN कोड एज पर स्टॉक ग्रुप में जो दिए हुए हैं वो हमें लेने हैं, जो कि ये वाला है। और इसमें भी हमें स्टॉक ग्रुप की जो GST रेट दी हुई है वो ये वाली है, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चेंजेस किया गया है। नंबर 9, फ़िल्टर ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया गया है बिगिनर्स के लिए। जो भी बिगिनर्स बंदे हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं नए नए, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया गया है और बहुत ही हेल्पफुल है। और वो क्या है, वो है फ़िल्टर ऑप्शन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर टेली प्राइम 2.1 या उससे पहले के वर्जन में क्या था, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स रजिस्टर को ओपन कर लिया और ये मैंने एक बिल ओपन कर लिया है, मार्च का जो सेल्स रजिस्टर है वो ओपन कर लिया और ये एक बिल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक मोबाइल है, इसमें मैंने IMEI नंबर डाले हुए हैं, ये IMEI नंबर है और इसके लास्ट के जो IMEI नंबर है वो है 58256। अब मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है। मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, ये मैंने सेल्स रजिस्टर ओपन कर लिया। अब मुझे ऐसा मोबाइल ढूंढना है जिसके लास्ट में IMEI नंबर 58256 हो। तो यहाँ पर हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है और पुराना वाला जो फ़िल्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो शार्प माइंडेड है वही फ़िल्टर लगा सकता है, बिगिनर को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है। फ़िल्टर लगाने के लिए यहाँ पर Alt F12 प्रेस करना पड़ेगा, फिर वाउचर में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैच नेम, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंटेनिंग, और फिर जो लास्ट 5 डिजिट है 58256 यहाँ पर लिख करके एंटर करना है, फिर एंटर करना है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में वो बिल निकल करके सामने आ जाएगा। नाउ बात करते हैं टेली प्राइम 3.0 की। बहुत सिंपल कर दिया।
आपको सेल रजिस्टर ओपन करना है, जिस भी मंथ में आपको कोई भी बिल ढूंढना है वो मंथ ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फिल्टर का। ये टेली प्राइम 2.1 में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पे आपको क्लिक करना है और जस्ट सिंपल, आपको कुछ भी नहीं देने की जरूरत है, आपको बेच नेम देने की जरूरत नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आपको ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है जहाँ पर भी 58256 लिखा हो, चाहे कहीं पर भी लिखा हो वो सामने आ जाए। तो यहाँ पर जैसे एंटर करूँगा तो सीधा मेरे सामने वो बिल आ जाएगा जिसमें 58256 लिखा होगा और चेक करूँगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर बेच नेम में या ईमेल नंबर में इसके 58256 लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया पहली बात। अब चाहे आप कहीं पर भी लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने नरेशन में एक जगह पर लिखा हुआ है नो वारंटी, अब मुझे वो ढूंढना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली आपको अप्लाई फिल्टर में जाना है और यहाँ पर लिखना है नो वारंटी, एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने वो बिल आ जाएगा जहाँ पर नो वारंटी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन में लिखा हुआ है। तो बहुत इजी कर दिया है। आप बिल के चाहे किसी भी हिस्से में ये जो आपको इनवॉइस दिख रहा है, आप कहीं पर कुछ भी लिखिए, आपको वो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ पर लिखा है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक फिल्टर की बात। इसके अलावा आपके पास में और भी ऑप्शन हैं। यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर का भी ऑप्शन है, आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने एडवांस फिल्टर का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो एडवांस फिल्टर भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जैसे फिल्टर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं F12 प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड। इसको जैसे ही हम यस करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में सर्च कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने लिखा था। और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं फिल्टर लगाने के, वो टेली प्राइम के प्रीवियस वर्जन से कहीं ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। इतने ऑप्शन पिछले वाले में नहीं थे। तो ये इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है और मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आप फिल्टर को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10, ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। ये भी अब आने वाले जो फीचर्स हैं वो तो बहुत ही कमाल के यूज़फुल फीचर्स दिए हैं। जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियां हमारी हल होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर 10 फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। और वो क्या है चलिए बताता हूँ। आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पर आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। सिंपली आपको इस पर कर देना है एंटर। अब इसका क्या यूज़ है चलिए बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पीरियड चेंज करना है। जैसे हम प्रीवियस ईयर का पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेलेक्ट करेंगे 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 एंड एंटर। नाउ ये है आपके सामने कुछ ऑप्शन। क्या है? अप्रैल 2022 का GSTR1 रिटर्न और GSTR3B रिटर्न। मान लीजिए कि पहला है GSTR1 रिटर्न। GSTR1 रिटर्न में कोई करेक्शन की ज़रूरत है? यहाँ पे लिखा हुआ है नो, तो इसमें आपको कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए पेंडिंग है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस। यानी जहाँ पर भी यस लिखा हुआ है वहाँ पर, जैसे ये करेक्शन की बात करें तो जैसे GSTR3B का जो यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्शन नीडेड, यहाँ पर आपको करेक्शन की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको यस पे आकर के एंटर करना है। तो यहाँ पर केवल आपके सामने अप्रैल 2022 मंथ के वो सारे वाउचर्स खुल जाएंगे जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और क्या क्या करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट वाउचर नंबर, ठीक है। पार्टी जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ पर सेम नहीं हो सकते। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर इज इनकरेक्ट। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर यहाँ पे शो कर रहे हैं और उनको हमें 1 by 1 सोल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इन सबको सही कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा करेक्शन नीडेड नो। यानी आपको अप्रैल मंथ के 3B में किसी भी तरह के करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मई में GSTR1 और GSTR3 भी लिखा हुआ है। इसी तरह जून जुलाई, तो मतलब यहाँ पर मंथ वाइज आपको एरर शो कर सकते हैं। यानी आपको GSTR3B में जैसे करेक्शन की ज़रूरत है, जैसे इस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई डेबिट क्रेडिट नोट नंबर इज इनकरेक्ट। इसको अगर मैं ओपन करके और यहाँ पर मैं कोई भी मान लीजिए XYZ डेबिट नोट एक बार दे देता हूँ नंबर अगस्त के मंथ में और इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो अगस्त का मंथ जो हमने अभी इसका 3B करेक्ट किया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आपको अगस्त में 3B में किसी तरह के करेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर जो भी एरर होंगे वो मंथ वाइज शो करते रहेंगे। इसी तरह अगर आप एक बार, जैसे ये GSTR1 लिखा हुआ है, आप पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, यानी आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, इस पर आकर के एंटर करता हूँ और Alt E प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं GST रिटर्न में जाऊँगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे कर दूँगा एक्सपोर्ट। तो अब यहाँ पर मैंने ये रिटर्न जो है एक्सपोर्ट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर मार्क होगा या नहीं होगा। चलिए बैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर नो लिखा हुआ गया और एक ऑप्शन और है यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेंडिंग टू बी साइंड। बहुत ही यूजफुल और उम्दा फीचर्स दिया गया है, ये तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करेंगे फीचर्स नंबर 11, GST रिटर्न मार्क्ड एज साइन। बहुत ही उम्दा फीचर्स अब आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा चेंजेस किया गया है। और ये क्या है, इससे आपकी काफ़ी सारी परेशानियों का हल निकलने वाला है। कैसे? सबसे पहले हम GSTR1 रिटर्न को ओपन कर लेते हैं। जैसे Ctrl+G प्रेस करूँगा और मैं यहाँ GSTR1 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं 1 मार्च 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 का GSTR1 रिटर्न जो है वो ओपन कर लेता हूँ। नाउ अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस नोट साइंड, यानी आपका ये जो GST रिटर्न है वो आपने साइन नहीं किया। साइन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि मेरा मार्च का रिटर्न तैयार है और मैंने इसको एक्सपोर्ट करके CA को भेज दिया। अब मुझे इसको मार्क करना है कि ये रिटर्न मैंने सेंड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क्ड एज साइन, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मार्क करंट रिटर्न एज साइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको कर देना है यस। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर फ्यू प्रोसेस होगी, थोड़ी सी प्रोसेस होगी और आपका ये जो रिटर्न है एक्सपोर्ट करने के बाद, यानी आपने CA को भेज दिया, अब आपको साइन कर देना है। और जैसे ही साइन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये रिटर्न है ये सक्सेसफुली साइन हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इस ऑप्शन का बेनिफिट क्या है? इसका तो बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है और वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिटर्न लगा देते हैं तो उसके बाद में भी गलती से मार्च में, जैसे अभी मार्च का मैंने रिटर्न लगा दिया तो गलती से मार्च में हम एंट्री कर देते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक एंट्री कर देता हूँ मार्च के मंथ में रिटर्न लगने के बाद में, जैसे मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ और डेट लगा दूंगा 5 मार्च। यहाँ पर पार्टी का ले लूँगा नाम केश और कोई भी एक मोबाइल ले लेता हूँ या कुछ भी और यहाँ पर एक क्वांटिटी कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा सेव। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्च का मैंने रिटर्न लगा दिया था लेकिन अब मैं मार्च में मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब आप Ctrl+G GSTR1 वापस ओपन करेंगे और मार्च का जब रिटर्न वापस ओपन करेंगे, यहाँ पर मैंने मार्च का वापस ओपन कर लिया, यहाँ पर एक एरर आ रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एडेड इन दिस रिटर्न पीरियड एज द रिटर्न इज साइंड, यानी आपने रिटर्न लगा दिया है और उसके बाद में आपने ये एंट्री की है, इस एंट्री को आप इस मंथ में नहीं ले सकते। यानी हमें इजीली पता चल जाएगा कि रिटर्न लगने के बाद में क्या चेंजेस हुए हैं अगर हम GST रिटर्न को मार्क एज साइन कर देते हैं रिटर्न लगने के बाद में। और अगर रिटर्न लगने के बाद में कोई भी किसी भी तरह के चेंजेस होंगे वो इस अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर शो करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अब मैं अप्रैल का रिटर्न लगाऊंगा तो मुझे ये एंट्री अलग से शो करनी है और मैं यहाँ पर इसको इजीली देख सकता हूँ कि मैंने रिटर्न लगाने के बाद में किसी मंथ में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इसका तो कोई जवाब नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर 12, GST रिकॉन्सिलेशन। अब बताइए और क्या क्या चाहिए। इतने सारे अपग्रेड, इतने सारे चेंजेस किए गए हैं और सारे के सारे यूज़फुल हैं और वन ऑफ द बेस्ट यूज़फुल जो कि है GST रिकॉन्सिलेशन। GST रिकॉन्सिलेशन हर एक अकाउंटेंट के लिए चैलेंजिंग काम होता है। एट द ईयर एंड उसको सारा सब कुछ रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है कि उसने GST रिटर्न में क्या क्या दिया है, GSTR2 में कौन कौन से इन्वेस्ट शो कर रहे हैं, अपन ने कौन कौन से चढ़ाए हैं। तो अब ये काम भी आपका ऑटोमेट पर होगा, यानी टेली जो है ऑटोमेटिकली आपको रिकॉन्सिलेशन करके देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा GST रिपोर्ट्स और यहाँ पर आपको रिकॉन्सिलेशन के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। GSTR1 रिकॉन्सिलेशन, 2A रिकॉन्सिलेशन, 2B रिकॉन्सिलेशन और चालान रिकॉन्सिलेशन। तो जो मोस्ट है वो है GSTR2A रिकॉन्सिलेशन। इस पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर अभी हमारा जो GST रिटर्न ओपन है वो है मार्च का। तो हमें मार्च का जो रिटर्न है वो रिकंसाइल करना है,
यानी हमें देखना है कि ये मार्च का रिटर्न एज पर 2 सही है या नहीं है। तो मार्च का रिटर्न ओपन करने के बाद में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा GST रिटर्न का, इस पर क्लिक करेंगे। कौन सा हमें रिकॉन्साइल करना है, GSTR 2A रिकॉन्साइल करना है। अब हमें क्या करना है, GSTR 2A की JSON फाइल मंगवानी है CA से, आपको JSON फाइल मंगवानी है। आफ्टर दैट आपको कंप्यूटर के किसी भी जगह पर उसको सेव कर लेनी है। तो मैंने जहाँ से सेव की है वो पाथ सेलेक्ट करूँगा, तो मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाऊँगा और डाउनलोड्स में मेरी वो फाइल पड़ी है, तो इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। डाउनलोड्स फोल्डर वाला पाथ देने के बाद में ये फाइल ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और इस फाइल को सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा एंटर और कर दूँगा एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा तो ये जो GSTR 2A की JSON फाइल है जो हमने CA से मंगाई है वो मार्च 2023 की है और ये ऑटोमेटिकली रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो फाइल हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हम एनी की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हम Alt+F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे V2B जो इनवॉइस हैं जो अनरिकॉन्साइल हैं वो हैं 49 और जो रिकॉन्साइल हो चुके हैं, यानी इस फाइल में से 52 जो इनवॉइस हैं वो मैच हो चुके हैं। 49 इनवॉइस ऐसे हैं जो मैच नहीं हुए हैं। उनका क्या रीज़न है, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन से इनवॉइस हैं यहाँ पर जो अनरिकॉन्साइल्ड हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल ओनली इन बुक्स। तो एक एंट्री है, हमने एंट्री की है, इसमें वाउचर नंबर हमने 384 डाला था और बाकी अमाउंट जो है वो एकदम सेम है। तो वाउचर नंबर की वजह से ये हमें अनरिकॉन्साइल बता रही है, यानी यहाँ पर वाउचर नंबर अलग है और जो पोर्टल पर वाउचर नंबर गया हुआ है वो अलग है। इसकी वजह से यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो ओवरऑल हमें इसका वाउचर नंबर सही करना पड़ेगा और ये हमारा रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ पर और भी दूसरी जो एंट्रीज हैं वो भी, इसका भी जो सेम एरर है वो वाउचर नंबर का एरर ही है। यहाँ पर वाउचर नंबर अलग है और यहाँ पर अलग है। बाकी आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट CGST SGST सब मिल रहा है। इसी तरह और भी आप देखेंगे, जैसे ये पाइन लैब्स का एक इनवॉइस है, इसमें भी आप देख सकते हैं 3 इनवॉइस हैं, तीनों के सेम अमाउंट है लेकिन वाउचर नंबर हमने अलग डाल दिए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो अनरिकॉन्साइल में ये शो कर रहा है। तो वाउचर नंबर हम जैसे ही अपडेट कर देंगे तो ये डेटा हमारा रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो जो भी एरर होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे, कौन कौन सा डेटा आपको रिकॉन्साइल हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो GST रिकॉन्सिलेशन भी अब किया जा सकता है और इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें डिटेल में समझना भी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये वो सारे चेंजेज हैं जो कि टेली प्राइम 3.0 में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे यूज़फुल काम के फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं, सारे के सारे काम के हैं और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए हैं। और ये सारे जो फीचर्स हैं वो सब हमारे काम को बहुत ही आसान करेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपग्रेड किए गए हैं। मल्टीपल GST भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं पर पॉज करेंगे और बाकी के जो कुछ फीचर्स बचे हैं उसको हम और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, जो कुछ भी आपको दिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।